मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ आज के टॉपिक के साथ, जिसका नाम है वर्ण एवं उसके प्रकार। जैसा कि कल मैंने आप लोग को बताया था वर्ण के भेद के विषय में, और उसमें कल मैंने चर्चा किया था स्वर वर्ण पे। स्वर वर्ण के भेद के बारे में भी मैंने बताया था। आज व्यंजन वर्ण को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों को स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान से अवगत कराना चाहूंगी, क्योंकि ये इस पाठ में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम चलते हैं स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान पे। इस प्रकार अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ है। ह्रस्व ई और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान तालु है। ह्रस्व उ और दीर्घ उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। अब मैंने इसको तो समझ लिया कि इसके उच्चारण स्थान ये भाग हैं, लेकिन ये सारे भाग जो हैं वो हमारे मुख के अंतर का जो आंतरिक भाग है वो कौन कौन सा स्थान है उसके बारे में हम सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कंठ, कंठ हमारे शरीर का यह भाग है जिसके अंदर प्राण वायु इसको स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। तो इस प्रकार अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। दूसरा है ह्रस्व ई और दीर्घ ई, जिसका उच्चारण स्थान है तालु। तालु हमारे मुख के अंदर का कौन सा भाग है उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो तालु हमारे मुख के अंदर में ऊपरे वाले जबड़ा जो होता है उसके ऊपर एक जो गड्ढेदार संरचना होती है उसी को हम तालु कहते हैं। और जब हमारी जिह्वा उस तालु को स्पर्श करती हुई जो ध्वनि बाहर की ओर निकलती है उसे हम तालु कहते हैं। तो इस प्रकार ह्रस्व ई और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान तालु से होता है। उसके बाद है ह्रस्व उ और दीर्घ उ, जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। ओष्ठ यानी कि जब दोनों वर्ण का हम उच्चारण करते हैं उ, तो ये हमारे ओष्ठ की सहायता से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब री का उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा हमारे मुख के अंदर का कौन सा भाग है? मूर्धा ऊपरी वाले जबड़े के ऊपर का समतल नुमा भाग। जब हमारी जिह्वा उस मूर्धा को स्पर्श करती हुई जिस वर्ण का उच्चारण होता है तो वह मूर्धा कहलाती है। और इस प्रकार री का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। जब भी हम री का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा अपने आप ही मूर्धा को स्पर्श करती हुई वह वायु जो है सो बाहर की ओर निकलती है। उसके बाद ए और ऐ यानी कि कंठ और तालु। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय कंठ और तालु दोनों को स्पर्श करता हुआ यह ध्वनि जब बाहर निकलती है तो इस प्रकार इसका उच्चारण कंठ और तालु से होता है। जैसे ए में कंठ का भी सहायता लिया जाता है और तालु से भी। उसके बाद है ओ और औ। ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होता है, जिसमें कंठ की भी सहायता ली जाती है और ओष्ठ की भी सहायता ली जाती है। इस प्रकार जब आप प्रत्येक वर्ण का उच्चारण करेंगे तो आपको अपने आप ही यह महसूस होगा कि किस किस स्थान के द्वारा यह वायु बाहर की ओर निकलती है। इस प्रकार मैंने आज आपको बताया वर्णों के उच्चारण स्थान। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी व्यंजन वर्ण के पूर्व अयोग वाह के विषय में, जिसकी चर्चा मैंने कल की थी लेकिन बहुत ही संक्षिप्त रूप से, तो उसका थोड़ा सा पुनरावृत्ति आज हो गई। तो आज मैं आपको बताऊंगी अयोग वाह। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका उच्चारण अयोग वाह के तौर पे कर देते हैं, जबकि इसका उच्चारण अयोग वाह। अयोग वाह में मूल रूप से दो वर्ण आते हैं, एक अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग।
बच्चों आपको इन दोनों को समझ लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको स्वर मानते हैं और बहुत सारे लोग इसको व्यंजन भी मानते हैं, लेकिन जबकि ये ना तो पूर्ण रूप से स्वर है और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन है, क्योंकि जब हम अंग का उच्चारण करते हैं तो इसके अंत में अंग आता है जो कि पंचमाक्षर है, पंचम वर्ण है। और जब हम विसर्ग का उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण में अंत में ह आता है, जैसे नमः, प्रातः। इस प्रकार इन दोनों वर्ण को न ही स्वर की श्रेणी में रखा गया है और न ही व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है, जबकि ये दोनों वर्ण व्यंजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब आपने जाना अयोगवाह के बारे में, और दूसरे वीडियो में मैं अनुस्वार नासिक के रूप में बहुत विस्तृत रूप में चर्चा करूंगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर कल अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगी व्यंजन वर्ण के बारे में। तो तब तक के लिए